यस सर। हाँ, ये स्लाइड्स भी मैं शेयर कर रहा हूँ, ज़रा ये भी देखिएगा प्रॉपरली नज़र आ रहे हैं स्लाइड्स। यस सर। यस सर। हाँ, ये जो डिस्कशन है आज वाली, ज़रा इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। कल जो आपकी लैब होगी वो मोस्टली इसी से रिलेटेड होगी। तो फंक्शंस के बारे में जो लास्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं यहाँ पे वो है रिकर्सिव फंक्शंस, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, तो रिकर्सिव फंक्शंस को आज हम थोड़ा थ्योरेटिकली एक्सप्लोर करेंगे और कल जो है वो हम इसके ऊपर लैब करेंगे। अगेन ये आइडिया या कॉन्सेप्ट जो है रिकर्सिव फंक्शंस का, ये थोड़ा सा ब्रॉडर है। हम यहाँ पे इसको इंट्रोडक्टरी हद तक जो है वो कवर करने जा रहे हैं क्विकली, और इसकी हम कोई 4-5 एक्सरसाइजेस करेंगे अभी, और लेटर ऑन हम कुछ अदर टॉपिक्स के साथ भी इसकी कुछ 1-2 एक्सरसाइजेस जो हैं वो कवर करेंगे। तो रिकर्सिव फंक्शंस जो हैं ये एज ए इंट्रोडक्शन जो है वो हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ज़्यादा डेप्थ में इस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे ज़रा जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस, थोड़ा सा ज़रा समझ लें कि मतलब क्या है रिकर्सिव फंक्शंस का। हाँ, ये फुल स्क्रीन मोड में सबको नज़र आ रही है यहाँ पे स्लाइड्स? किसी को अगर विजिबिलिटी इशू हो तो बता दे। नो सर। यस सर, आ रही है। चलें ठीक है, फिर माइक्स अपने ऑफ कर दीजिएगा। हाँ जी, थोड़ा सा ज़रा देखिएगा आइडिया ऑफ द रिकर्सिव फंक्शंस क्या होता है। लेट्स से आपके पास एक फंक्शन था f, आपने यहाँ पे एक फंक्शन f जो है इसको अपने कोड के अंदर डिफाइन किया हुआ था विद द नेम f, और इसमें लेट्स से आपने कोई मैसेज दिया हुआ था सी आउट का, और सिंपली आप एक मैसेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे थे हेलो का इनसाइड दिस फंक्शन, और ये यहाँ पे फंक्शन क्लोज हो रहा था। और उसके बाद आपके पास ये मेन का फंक्शन था, इंट मेन, जिसमें आपका सारा कोड जो है वो मोस्टली एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो मेन फंक्शन के अंदर आपने इस फंक्शन को कॉल किया। ये जो f फंक्शन है इसको आपने मेन के अंदर जो है वो कॉल कर लिया। तो इस सूरत में आप अगर गौर करिएगा तो यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस हैं। एक आपके पास f नाम का फंक्शन है, दिस इज़ योर फंक्शन नंबर 1, और दूसरा आपके पास मेन नाम का फंक्शन है, दिस इज़ फंक्शन नंबर 2। तो दो फंक्शंस में आपका कोड जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। दो फंक्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और इस सिचुएशन में जो मेन फंक्शन है इट इज़ कॉलिंग द f फंक्शन। ठीक है, मतलब मेन फंक्शन जो है ये f को कॉल कर रहा है, और इस सिचुएशन में हमने पहले भी एक टर्म यूज़ की थी कि मेन यहाँ पे कॉलर फंक्शन है, और जिस फंक्शन को ये कॉल कर रहा है दैट इज़ नोन एज द f फंक्शन। लेट्स से आपके पास एक और फंक्शन है, फॉर एग्जांपल void, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, नेम ऑफ द फंक्शन जो है वो g है। ओके, और इनसाइड दिस फंक्शन आपने अगेन एक सी आउट स्टेटमेंट की हुई है, दिस इज़ द स्टेटमेंट जो बेसिकली आप यहाँ पे सी आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप मैसेज दे रहे हैं /n के साथ img फंक्शन। ये मैसेज आप यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे आपने स्टेटमेंट को एंड कर दिया।
और यहाँ पे आपने इस फंक्शन को भी एंड कर दिया। तो लेट्स से इस फंक्शन g को मैं f के अंदर कॉल कर लेता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो g नाम का फंक्शन जो है इसको मैं f के अंदर कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे व्हाट आई हैव डन, आई हैव कॉल्ड द फंक्शन g इनसाइड फंक्शन f। तो इस कोड में ऐसा सच कोई इशू नहीं है, आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो होगा इसमें ये इस कोड के अंदर कि आपने f फंक्शन को कॉल किया और f फंक्शन ने यहाँ पे g फंक्शन को कॉल कर दिया और ये मैसेज डिस्प्ले हो गया आई एम जी, और उसके बाद हेलो डिस्प्ले हुआ और उसके बाद कंट्रोल वापस जो है वो मेन फंक्शन में आ गया। तो इस सिचुएशन में आप ये कर रहे हैं कि फंक्शन f जो है ये कॉल कर रहा है फंक्शन g को। ओके, किसी को इस चीज़ की समझ ना आई हो, ये जो अभी मैंने एक्टिविटी की है, तो हम हमेशा ये कर रहे थे कि मेन फंक्शन ही दूसरे फंक्शंस को कॉल कर रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि f फंक्शन भी एक फंक्शन को कॉल कर रहा है विद द नेम g, और एग्जीक्यूट वो मेन से ही होगा। इस सिचुएशन के अंदर वो एग्जीक्यूट मेन से ही होगा, लेकिन जब आप उस फंक्शन को चलाएंगे और उसमें कोई फंक्शन कॉल होगी, जैसे यहाँ पे g को हमने कॉल किया है, तो g एग्जीक्यूट होगा कंप्लीटली और उसके बाद अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर कंट्रोल जो है वो वापस मेन फंक्शन जो है इसको रिटर्न होगा। तो कोई भी फंक्शन जो है किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। ओके, तो मेन फंक्शन भी दूसरे फंक्शंस को कॉल कर सकता है और आपके बनाए हुए फंक्शंस भी दूसरे फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो ये जो कॉलिंग का स्ट्रक्चर होता है ये आप किसी भी तरीके से एज़ पर योर नीड आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप मेन के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, और लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करे तो वहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो अक्सर आप दूसरे फंक्शंस के अंदर ये बिल्ट इन फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं, तो वो भी एक तरह से कॉलिंग जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। तो यहाँ पे ज़रा एक चीज़ गौर करिएगा कि अगर मैं लेट्स से इन दिस स्टेटमेंट मैं f के बाद इस सी आउट स्टेटमेंट के बाद ये वाली स्टेटमेंट लिख देता हूँ। हाँ जी, तो क्या आपको यहाँ पे डिफरेंट नज़र आ रहा है? अगर मैं इसी फंक्शन के अंदर f को कॉल कर लेता हूँ, इसी फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, तो व्हाट इज़ डिफरेंट विच यू कैन फाइंड हेयर या फील हेयर? ये कोई माइक ऑन करके बताइएगा। आई थिंक सर एरर आ जाएगा शायद, जी नहीं, एरर या नहीं आएगा। इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा। ओके, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, अगर आप इस एक्टिविटी को थोड़ा नोटिस करिएगा कि हम जिस फंक्शन के अंदर हैं उसी फंक्शन के अंदर रहते हुए हम उस सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जी ठीक है, हम यही काम कर रहे हैं ना। तो जी सर। अगर आप किसी फंक्शन में हैं और उसी फंक्शन में रहते हुए आप उस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लेते हैं, तो इस तरह की फंक्शन कॉल को हम कहते हैं रिकर्सिव कॉल। ओके, तो ये पॉइंट समझ रहे हैं कि बजाय इसके कि हम एक फंक्शन में हैं और उस फंक्शन में रहते हुए हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करें, जैसे यहाँ पे हम जी को कॉल कर रहे थे, तो अगर उसी फंक्शन के अंदर रहते हुए हम उसी फंक्शन को कॉल कर लें, तो इस तरह की जो फंक्शन कॉल्स होती हैं उनको हम रिकर्सिव कॉल्स कहते हैं। ओके, तो ये बात समझ गए हैं कि रिकर्सिव कॉल्स का क्या मतलब होता है कि आप एक फंक्शन में हैं और उसी फंक्शन के अंदर रहते हुए आप अगर उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं तो ऐसी कॉल को हम रिकर्सिव कॉल कहते हैं, और इन जनरल ऐसे फंक्शंस को हम रिकर्सिव फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ए रिकर्सिव फंक्शन? जी कोई बताना चाहे अपना माइक ऑन करके कि व्हाट इज ए रिकर्सिव फंक्शन?
सर जब एक ही फंक्शन में उसी फंक्शन को दोबारा रिकॉल किया जाता है तो वो रिकर्सिव फंक्शन बन जाता है। हाँ जी, अगर आप एक फंक्शन में रहते हुए उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लेते हैं तो इस तरह की फंक्शन कॉल जो है इसको हम रिकर्सिव कॉल कहते हैं। ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि ऐसे फंक्शंस जो अपने आप को कॉल कर ले। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ देन इट इज़ नोन एज ए रिकर्सिव फंक्शन। ये अभी मैंने आपको एलेबोरेट किया है कि अगर एक फंक्शन अपने आप को कॉल कर लेता है तो ऐसे फंक्शंस को हम रिकर्सिव फंक्शंस कहते हैं। तो कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरीके से सॉल्व की जाती हैं कि आप रिकर्सिव फंक्शंस जो हैं इनको यूज़ कर लें। इसको हम रिकर्सिव फंक्शन भी कहते हैं, सम टाइम इसको हम रिकरियन भी कहते हैं, और एज ए स्ट्रेटजी हम इसको डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताई थी कि ये बताया था कि ये एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर्स के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर ये बहुत डोमिनेंटली यूज़ होता है। ये सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक फंक्शन ने अपने आप को कॉल कर लिया, बल्कि ये एक वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम है। जैसे आप डिफरेंट तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो उसी तरीके से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक कंप्लीट मेथड है, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है। तो इस स्ट्रेटजी को हम सम टाइम रिकरियन भी कह देते हैं, सम टाइम इसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर भी कहते हैं। तो फंक्शन का इटसेल्फ अपने आप को कॉल करना, ये कंप्यूटर्स के अंदर एक पूरी फिलॉसफी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो जनरली स्पीकिंग हम यही कहते हैं कि ये फंक्शंस जो हैं ये अपने आप को कॉल कर रहे हैं। तो असल में ये जो स्ट्रेटजी है रिकर्सिव फंक्शंस की, ये एक तरह से लूप का ऑल्टरनेट है। आपने लूप्स देखे हैं डिफरेंट तरह के, आप जानते हैं कि जहाँ पे हमने आइटेशंस करनी होती हैं वहाँ पे हम लूप को यूज़ करते हैं, या अगर किसी काम को हमने रिपीटेडली परफॉर्म करना है तो उस सिचुएशन के अंदर हम लूप या आइटेशंस जो हैं इनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो आइटेशंस जो हैं वो एक तरीका है आइटेशंस को परफॉर्म करने का कि आप लूप को यूज़ करें। दूसरा तरीका आइटेशंस को परफॉर्म करने का ये है कि आप रिकर्सिव फंक्शंस को यूज़ करें। तो आइटेशंस को कंप्यूटर्स के अंदर दो तरीक़ों से परफॉर्म किया जाता है। एक हम इसको परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग द लूप, और दूसरा तरीका आइटेशंस को परफॉर्म करने का ये है कि हम रिकरियन या रिकर्सिव फंक्शंस को यूज़ कर लें। तो नॉर्मली हम यही कहते हैं कि कंप्यूटर्स के अंदर ये दो मेजर टेक्निक्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर आप लूप के साथ कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसको हम आइटेटिव स्ट्रेटजी कहते हैं, और अगर आप रिकरियन के साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी कहते हैं। तो याद रखें ये एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव हैं, सब्स्टिट्यूट हैं। तो अगर आप एक काम लूप के साथ कर सकते हैं तो 99% ऑफ द टाइम वो काम आप रिकर्सिव फंक्शन से भी कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक दूसरे के ऑल्टरनेट होते हैं। तो अगर आप आइटेशन को लूप से करना चाह रहे हैं तो इट विल बिकम एन आइटेटिव स्ट्रेटजी, और अगर आप आइटेशन को रिकर्सिव फंक्शन से कॉल करना चाहेंगे। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को क्लियरली? जी सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। इस डिस्कशन के अंदर किसी का क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। तो व्हाट आई हैव टोल्ड हियर कि आइट्रेशन को करने का एक तरीका तो ये है कि आप लूप यूज़ कर लें, और आइट्रेशन को करने का दूसरा तरीका ये है कि आप रिकर्सिव फंक्शन यूज़ कर लें। ओके, और रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? जब भी कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे तो इस तरह के फंक्शंस जो हैं इनको हम रिकर्सिव फंक्शंस कहते हैं। ओके, इटसेल्फ अगर वो अपने आप को कॉल कर ले तो ऐसे फंक्शंस जो हैं दे आर नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। तो ये लास्ट वाला पॉइंट भी ज़रा देख लीजिएगा कि मोस्ट कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय यूजिंग द आइटरेटिव स्ट्रेटजी और रिकर्सिव स्ट्रेटजी, या जिसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी भी कहते हैं।
तो बहुत सारी कंप्यूटर्स के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं दे आर आइदर सॉल्व्ड बाय यूजिंग द आइटरेटिव स्ट्रेटजी और दे आर सॉल्व्ड बाय यूजिंग द डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शंस जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि उस रिकर्सिव फंक्शन के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। एक इट शुड बी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक तो उसके अंदर बेस केस होना चाहिए। बेस केस जो है ये इस रिकरियन को एंड करने की कंडीशन होती है, दैट इज़ द एंडिंग कंडीशन ऑफ द रिकरियन। आप ऐसे समझ लें कि इस कंडीशन के बाद जो है वो आपकी रिकरियन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, फर्दर वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो विदाउट दिस आपका जो फंक्शन है वो अपने आप को इनफाइनेटली कॉल करता रहता है। तो अगर आप प्रॉपरली बेस केस ना लिखें तो आपका जो फंक्शन है वो अपने आप को इनफाइनेटली कॉल करता रहता है। इसको हम इनफाइनेट रिकरियन कहते हैं। तो दिस इज़ जस्ट लाइक एंडिंग कंडीशन ऑफ द लूप। तो यहाँ पे जिस तरह से आप एक लूप को टर्मिनेट कर रहे होते हैं उसी तरीके से आप यहाँ पे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस केस आप रिकरियन जो है इसको टर्मिनेट कर रहे होते हैं। दूसरा पोर्शन इसका रिकर्सिव कॉल होती है। तो आपको जो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं उनमें आपको दो हिस्से बनाने पड़ते हैं। एक जिसमें आपने उस फंक्शन को दोबारा से कॉल करना है और दूसरा जिसको हम बेस केस कहते हैं, जिसको देख के आपकी रिकरियन जो है वो टर्मिनेट होगी या एंड होगी। एक हम एग्जांपल ज़रा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है जिसमें हमने 1 से लेके 10 तक डिजिट्स जो हैं इनको हमने डिस्प्ले किया हुआ है ऑन द कंसोल। तो अगर मैं इसको लूप से सॉल्व करूं तो लूप जो कि आपने काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करेंगे और वेरिएबल एक लेंगे, लेट्स कॉल इट आई। और आई जो है इसको हम 1 से स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे हम आई जो है इसको लेस दैन इक्वल टू 10 करेंगे। ओके, और उसके बाद हम आई प्लस प्लस कर देंगे। तीन चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं काउंटर कंट्रोल लूप्स के अंदर। एक तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू काउंटर की, एक उसकी एंडिंग वैल्यू और दूसरा उसका सीक्वेंस। और यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे आई को। तो सिंपली आप यहाँ पे आई जो है इसको डिस्प्ले कर दें और उसके बाद आप यहाँ पे /t डिस्प्ले कर दें। टैब स्पेस के लिए /t जो है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये जो लूप है मेन फंक्शन के अंदर कहीं पे भी आप लिखते हैं तो आपका ये जो नीचे आउटपुट आपको नज़र आ रही है ये आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी या ये कंसोल के ऊपर आपको वैल्यूज़ जो है वो नज़र आ जाएंगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कोड के अंदर ये वाली जो कंडीशन है इट सर्व्स एज टर्मिनेटिंग कंडीशन ऑफ द लूप, मतलब लूप की ये एंडिंग कंडीशन है। इस कंडीशन की वजह से ये लूप टर्मिनेट हो रहा है या एंड हो रहा है। अगर ये कंडीशन आप नहीं लिखेंगे या ये कंडीशन आप सही तरीके से नहीं डिफाइन करेंगे तो आपका लूप जो है वो प्रॉपरली टर्मिनेट नहीं होगा, बल्कि वो इनफाइनेटली ये एक्टिविटी जो है वो करता रहेगा। याद रखें, यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है वो बेस केस होता है। बेस केस से आपका जो रिकर्सिव कॉल है या रिकर्सिव फंक्शंस हैं ये टर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ पे ज़रा इसका रिकर्सिव कोड भी देख लीजिए। देखिएगा यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा f और उसको हमने एक आर्गुमेंट पास किया इंट n के नाम का। इनसाइड दिस फंक्शन अब हमने बेस केस डिफाइन किया है। तो बेस केस जो है हमारा क्या है कि अगर n इज इक्वल टू 0 के है तो हम क्या कर जाएंगे, हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, दिस इज लाइक सेंटिनल कंट्रोल लूप्स। तो आप जानते हैं कि वहाँ पे हम ब्रेक करते थे, यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये सिर्फ रिटर्न हो रहा है, या आप नोटिस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉइड है
तो वैल्यू हम रिटर्न नहीं कर रहे, सिर्फ हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, मतलब इस फंक्शन को यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद एल्स के अंदर हम रिकर्सिव पोर्शन लिख रहे हैं इसका, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ज़रा गौर से देखिएगा, हमने इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लिया है, इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लिया है, लेकिन विद n-1। तो जो भी n वैल्यू हमें प्रोवाइड होगी, हम उससे 1 माइनस के साथ इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे चले गए और हमने n की वैल्यू को डिस्प्ले किया। ओके, n की वैल्यू को सिंपली हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया, और उसके बाद हमने इस फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द रिकर्सिव फंक्शन। अब यहाँ पे आप गौर करिएगा कि ये वाला पोर्शन आपका बेस केस है और ये वाला पोर्शन आपका रिकर्सिव पोर्शन है, मतलब ये रिकरियन चलती रहेगी अगर n इज इक्वल टू 0 नहीं होता। तो जब n इज इक्वल टू 0 होगा तो ये रिकरियन जो है वो एंड हो जाएगी, ये फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगी, और अगर रिटर्न कर जाएगा यहाँ पे, ये फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अगर आप ये बेस केस डिफाइन नहीं करते तो ये फंक्शन अपने आप को इनफाइनेटली एग्जीक्यूट करता रहेगा। मेन में आ जाए, मेन में आके अब इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया f10 के लिए। ओके, f की 10 वैल्यू के लिए हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया विद द वैल्यू ऑफ 10, और यहाँ पे आके हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, तो अब ये फंक्शन जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10 ये डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अब ज़रा इसके बिहेवियर को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। मैं ज़रा इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैं साथ एक ट्री भी बना रहा हूँ। तो आपने इस फंक्शन को कॉल किया विद 10, तो यहाँ पे मैं 10 इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो 10 आपने यहाँ पे इसके साथ इस फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पे आके फंक्शन ने टेस्ट किया n इज इक्वल टू 0, तो n 10 है, 10 इज इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा, आपका बेस केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो इस फंक्शन ने अपने आप को कॉल कर लिया है n-1 के लिए। तो n-1 क्या होता है, 10-1 9, तो इस फंक्शन ने अपने आप को कॉल कर लिया है 9 के लिए। ओके, तो 9 के लिए इसने अपने आप को कॉल कर लिया। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद लिटिल लेस वैल्यूज। तो मैं ज़रा ये थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, और लेट्स अज्यूम कि हम इसको कॉल कर रहे हैं F5 के लिए, ताकि ज़रा ये ट्री थोड़ा सा बेहतर बन जाए। तो लेट्स से यहाँ पे 10 नहीं है बल्कि 5 के लिए हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 5 के लिए कॉल किया, तो इस फंक्शन ने अपने आप को 4 के लिए कॉल कर लिया। ओके, तो जब इसने अपने आप को 4 के लिए कॉल किया तो n की वैल्यू 4 हो गई, और यहाँ पे इसने टेस्ट किया 4 इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो गया। फिर हम एल्स पार्ट पे चले गए, इस फंक्शन ने अपने आप को दोबारा से कॉल कर लिया n-1 के लिए। तो 4-1 क्या होता है, 3। तो इस फंक्शन ने अपने आप को 3n वैल्यू के लिए कॉल कर दिया। ओके, तो 3n वैल्यू के लिए जब इसने अपने आप को कॉल किया तो ये n की वैल्यू 3 होगी। इस कॉल के ऊपर n की वैल्यू 3 थी, तो 3 इज इक्वल टू 0 ट्रू नहीं है। हम फिर एल्स में आ गए, तो एल्स में 3-1 2 होता है। तो इस फंक्शन ने अपने आप को इस रिकर्सिव कॉल के लिए परफॉर्म कर लिया। ओके, नीचे चले जाएं, फिर हम आगे 2 के ऊपर n की वैल्यू 2 के लिए इस फंक्शन को कॉल किया गया, और 2 इज इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा, और एल्स में हम चले जाएंगे, और अगेन इस फंक्शन ने अपने आप को कॉल कर लिया विद 1। तो n की 1 वैल्यू के लिए इस फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया। ओके,
तो 1 वैल्यू के लिए जब हम आएंगे तो 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा, हम एल्स में चले जाएंगे 1 माइनस 1, तो इस फंक्शन ने अपने आप को f0 के लिए कॉल कर दिया, f0 के लिए। ओके, अब f0 जब आया तो इस फंक्शन का बेस केस जो है वो कॉल हो गया, ट्रू हो गया बेस केस के ट्रू होने से याद रखिएगा ये फंक्शन कॉल्स फर्दर नहीं होंगी। तो अभी ये जितनी भी डिफरेंट फंक्शन कॉल्स थी वो अभी फर्दर परफॉर्म नहीं होंगी। तो अब ये क्या करेगा, तो ये जो बाकी फंक्शंस थे तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करने के बाद ये बाकी फंक्शंस के लिए ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ओके, ये वाली स्टेटमेंट जो है ये बाकी फंक्शंस के लिए एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में करेगा। तो सबसे आखिर में जो फंक्शन था कॉल हुई थी उसके लिए ये नीचे वाली स्टेटमेंट पहले कॉल करेगा, ये वाली स्टेटमेंट सबसे आखिरी फंक्शन के लिए कॉल करेगा। तो इसको कॉल करने का मतलब ये है कि ये स्क्रीन पे 1 डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो ये स्क्रीन के ऊपर 1 डिस्प्ले कर देगा। फिर ये वाली स्टेटमेंट अपने से पिछले फंक्शन के लिए एग्जीक्यूट करेगा, इसका मतलब ये है कि ये स्क्रीन पे 2 डिस्प्ले कर देगा। ओके, और ये वाली स्टेटमेंट ये अपने से पिछले फंक्शन के लिए कॉल करेगा, मतलब ये स्क्रीन पे 3 डिस्प्ले कर देगा। और अगेन ये वाली स्टेटमेंट दिस वन ये अपने से पिछले फंक्शन के लिए परफॉर्म करेगा, मतलब ये स्क्रीन के ऊपर 4 डिस्प्ले कर देगा। और अगेन ये वाली स्टेटमेंट जो है ये अपने से पिछले पहले फंक्शन के लिए कॉल करेगा, मतलब ये स्क्रीन पे 5 डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से ये 1 से लेके 5 तक नंबर्स जो हैं विद टैब स्पेसेस जो हैं ये इनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो इस डिस्कशन में अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है किसी का इस डिस्कशन से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। ये अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लें अगर आपका कोई क्वेश्चन है। ओके जी, तो मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। तो रिकर्सिव कॉल्स जो हैं, ज़रा एक क्वेश्चन आपने इसका रिकर्सिव बिहेवियर का आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा। तो रिकर्सिव कॉल्स जो हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या उस रिकर्सिव फंक्शंस लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेस केस डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर बेस केस आपने अप्रोप्रिएटली लिखा हुआ है तो फिर ही आप रिकर्सिव फंक्शंस जो हैं इनको अप्रोप्रिएटली लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ज़रा इस पर भी गौर करिएगा, इसका बिहेवियर भी ज़रा क्विकली देख लीजिएगा। अगर आप नंबर्स को 1 to 10 रिवर्स में करना चाह रहे हैं तो वही कोड है, सिर्फ मैं स्टेटमेंट की पोजीशन चेंज करूँगा। उसी तरीके से आपने बेस केस लिखा, रिकर्सिव केस लिखा, और अब आपने क्या किया है कि वो सी आउट स्टेटमेंट आपने पहले लिख दी है, रिकर्सिव कॉल आपने बाद में की है। और अगेन इसको जब आप कॉल करेंगे, लेट्स से अगेन इसको भी हम 5 एलिमेंट्स के लिए कॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे f5 एलिमेंट्स के लिए। तो इस फंक्शन में आप आ जाएंगे, 5 इज इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा, आप एल्स में चले जाएंगे, एल्स में जाके आप n की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, तो मतलब 5 डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो n की वैल्यू क्या थी, 5, तो 5 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, और फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल कर लेगा। गौर करिएगा, और फंक्शन ने अपने आप को कॉल कर लिया विद f4। तो f4 से जब इसने अपने आप को कॉल किया तो 4 इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो जाएगा, और आप यहाँ पे फिर सी आउट होगा, मतलब 4 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, और ये फंक्शन अपने आप को दोबारा f3 के लिए कॉल कर लेगा। ओके, और स्क्रीन के ऊपर 3 डिस्प्ले होगा, और फिर ये फंक्शन अपने आप को 2 एलिमेंट्स के लिए कॉल करेगा, और इसी तरीके से ये फिर अपने आप को 1 के लिए कॉल करेगा,
और फिर इसी तरीके से ये अपने आप को 0 के लिए कॉल करेगा। और वही बिहेवियर है, जब 0 आ जाएगा तो ये रिटर्न हो जाएगा। और चूंकि इस फंक्शन कॉल के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, अगर कोई स्टेटमेंट इसके बाद होती तो वो स्टेटमेंट भी इसी तरीके से एग्जीक्यूट हो रही होती जैसे प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपने देखा था। तो चूंकि स्टेटमेंट हमने बाद में लिखी हुई है, तो उस सूरत में ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं खुद से स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सी आउट कर देता हूँ, सी आउट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ /n के साथ कॉल, ओके। और कॉल के साथ मैं ये n जो है इसको भी डिस्प्ले कर देता हूँ, n की वैल्यू भी मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। तो अब क्या चेंज आएगी, पहले ये 5 4 3 2 और 1 लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, उसके बाद चूंकि ये देखिएगा बिल्कुल इस फंक्शन के लिए ये चलेगा, सबसे पहले ये स्टेटमेंट इस फंक्शन के लिए, मतलब आपका लिखा जाएगा कॉल 1, सबसे पहले मैसेज आएगा कॉल 1, और फिर ये इस फंक्शन के लिए स्टेटमेंट को चलाएगा और मैसेज आएगा कॉल 2, ठीक है। जो सेकंड मैसेज आएगा दैट इज कॉल 2, और फिर ये इसके लिए अपने आप को चलाएगा दैट इज कॉल 3, ओके। तो कॉल 3 का मैसेज आएगा, फिर ये इसके लिए अपने आप को चलाएगा दैट इज कॉल 4, ओके। और फिर ये एंड पे इसके लिए अपने आप को चलाएगा दैट इज कॉल 5। तो आप ज़रा देखिएगा कि ये रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही हैं। जो स्टेटमेंट्स रिकर्जन के बाद लिखी जाती हैं वो सबसे आखिरी फंक्शन की रिकर्सिव कॉल सबसे पहले होती है, मतलब जिसको आपने सबसे पहले कॉल किया था वो सबसे एंड पे हो रहा है, ओके। और जो स्टेटमेंट रिकर्सिव कॉल के बाद में लिखी जाती है, ओके। और वो इस तरीके से जो है इसका बिहेवियर होता है, इस तरीके से ये चल रही होती है। तो अगेन मैंने एक और एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर किसी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है किसी का या कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। जी कोई पॉइंट किसी को ना समझ आया हो? हाँ जी, इस डिस्कशन में किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो? सर ये रिवर्स वाला बता दें एक बार। देखिए पहले भी रिवर्स में हो रहा था, असल में हो ये रहा था, दोबारा से जरा देख लें। हाँ जी, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए मैंने कहा है कि लेट से इसको मैं कॉल करता हूँ 5 के लिए, 10 की बजाय मैं इसको 5 के लिए कॉल करता हूँ। तो आपने इस फंक्शन को कॉल किया विद 5, तो n की स्टार्टिंग वैल्यू क्या बनी 5। तो आप यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आप यहाँ पे आ जाएंगे एल्स के केस में, एल्स में आके आप इसको डिस्प्ले कर देंगे n को। तो व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n है 5, तो ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। और ये फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल कर लेगा विद n-1। तो n-1 का क्या मतलब है, ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा f4 के लिए। तो इसका मतलब है कि n की अगली वैल्यू है 4, और 4 इज इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम n की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे तो स्क्रीन पे 4 डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। तो 4 डिस्प्ले होगा और ये फंक्शन अपने आप को 3 के लिए कॉल कर लेगा, ओके। तो 3 के लिए जब ये अपने आप को कॉल करेगा तो 3 इज इक्वल टू 0 फॉल्स हो जाएगा, फिर ये n की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, मतलब 3 डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर ये अपने आप को 2 के लिए कॉल करेगा, फिर ये अपने आप को 1 के लिए कॉल करेगा। जब 2 के लिए करेगा तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा। जब ये अपने आप को F0 के लिए कॉल करेगा तो ये बेस केस आ जाएगा। तो दिस इज द बेस केस, ओके। तो F0 जी सर। मतलब ये यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा। जब ये रिटर्न कर जाते हैं तो ये बैकवर्ड चलता है, मतलब यहाँ से यहाँ
और फिर यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ और फिर इस पॉइंट के ऊपर। तो जो भी स्टेटमेंट बाद में लिखी होगी वो इस रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी। ओके जी। हाँ जी, ज़रा आगे देखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि लेट से अगर आप ये बेस केस कट कर देते हैं तो आपका ये फंक्शन इनफाइनेटली चलता रहेगा। मतलब 0 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। तो दिस इज़ लाइक इनफाइनेट लूप। तो जैसे लूप की एंडिंग कंडीशन आप अप्रोप्रिएटली ना दें तो वो इनफाइनेटली चलता रहता है। तो अगर आप रिकर्सिव फंक्शन में बेस केस ना दें या सही तरीके से ना लिखें तो वो रिकरियन भी इनफाइनेटली चलती रहती है। ठीक है, जिससे फिर आपका सिस्टम जो है वो अल्टीमेटली क्रैश कर जाता है। चूँकि बार बार रिकर्सिव कॉल्स होने की वजह से मेमोरी फ्लो आउट हो जाता है और वो आपको इस सिस्टम जो है वो आपका क्रैश कर जाता है एट द एंड ऑफ द पॉइंट। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी का या कंफ्यूजन है इस डिस्कशन में तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई पॉइंट किसी को ना समझ आया हो? हाँ जी, मैं आगे ज़रा मूव कर रहा हूँ। कुछ एक आध एक्सरसाइज हम और कर लेते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस सिचुएशन के अंदर ये जो कंडीशन आपने लिखी हुई है, दिस इज़ द बेस केस। बेस केस के तौर पे यहाँ पे ये सर्व कर रही है। इसी सिचुएशन के बेस केस को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग द बेस केस। आप लिख सकते हैं n नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो तब तक आपकी ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म होती रहे। तो बजाय इसके कि रिटर्न आप रिटर्न की कमांड यूज़ करें, आप नॉट इक्वल टू 0 तक जो है ये एक्टिविटी जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक ये 0 नहीं हो जाता ये एक्टिविटी आप इसको प्रोसेस को जो है वो रिपीटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तकरीबन वही सिनारियो बन रहा है। अगर आपको याद हो तो सेंटिनल कंट्रोल लूप्स को लिखने के दो तरीके थे। एक तरीका ये था कि आप उसको ब्रेक के साथ लिख लेते थे। दूसरा तरीका ये था कि वो आप कंडीशन डायरेक्टली जो है वो लूप के अंदर डिफाइन कर देते थे। तो यहाँ पे भी बजाय इसके कि हम रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करें, वहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते थे, तो हम रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करें। हमने वो कंडीशन ही बेस केस वाली जो है इसको डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो जहाँ पे ये कंडीशन जो है वो आपकी कॉन्टीन्यूसली जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी और जब n की वैल्यू 0 होगी तो उस वक़्त जो है आप जो है वो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगी और आपकी ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो बैकवर्ड उसी तरीके से एग्जीक्यूट होंगी जैसे कि प्रीवियसली हो रही थी। ओके, तो इसका बिहेवियर जो है वो भी उसी तरीके से है। तो लेट्स से यहाँ पे एक और एक्सरसाइज ज़रा देख लीजिएगा। एडिशन की एक्सरसाइज है। करना आपने ये है कि 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स हैं उनको आपने ऐड करना है। तो 1 से लेके 5 तक। तो इसका भी ज़रा कोड ले लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है विद द नेम ऐड। उसमें हमने 0 सेव कर दिया है और n इज़ इक्वल टू अगर 0 है तो हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, तो हम एडिशन को डिस्प्ले कर देते हैं और रिटर्न कर जाते हैं। दिस इज़ द बेस केस। थोड़ा सा हमने इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया है। और एल्स के केस में हम क्या कर रहे हैं, ऐड में ऐड जो है इसको n को ऐड करते जा रहे हैं और f को n-1 के साथ हम कॉल कर रहे हैं। ओके, तो इसका बिहेवियर भी ज़रा यहाँ पे क्विकली देख लें। अगेन मैं बार बार ये ट्री बना रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। आपने f ऑफ n को कॉल किया विद 5। सबसे पहले 5 के साथ ये कॉल होगा। नीचे आ जाएं, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये बेस केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, और उसके बाद एल्स पार्ट चलेगा। एल्स में हम क्या करेंगे, ऐड के अंदर n को ऐड कर देंगे। तो ऐड की वैल्यू 0 है तो ये 0 + 5 होगा यहाँ पे, 0 + 5। ओके, और अगली दफ़ा हम इसको
F4 के लिए कॉल कर लेंगे। ओके, और उसके बाद क्या होगा, 0 + 4 होगा। ओके, नेक्स्ट कॉल के अंदर फिर हम F3 करेंगे और नेक्स्ट कॉल में क्या होगा, 0 + 3 होगा। ओके, और फिर हम F2 करेंगे तो 0 + 2 होगा। ओके, तो फंक्शन F2 के लिए कॉल होगा, फिर फंक्शन F1 के लिए कॉल होगा, F1 के लिए तो दैट विल बी 0 + 1। ओके, और एंड पे ये F0 के लिए कॉल होगा, तो ये बेस केस ट्रू हो जाएगा। जब बेस केस ट्रू होगा तो ये एडिशन जो है इसको डिस्प्ले कर देगा, ऐड जो है इसको डिस्प्ले कर देगा, लेकिन ये ऐड नहीं हुआ। आप स्क्रीन पे गौर भी कर सकते हैं कि ये 0 डिस्प्ले कर रहा है। एनीवन जो बता सकता हो कि क्या रीज़न है कि ऐड के अंदर 0 है? हाँ जी, कोई बताए कि ऐड के अंदर 0 की क्या रीज़न है, क्यों डिजिट्स ऐड नहीं हुई, या क्या तरीका है कि अगर हम इसको करना चाह रहे हैं तो क्या चेंज करेंगे कि ये ऐड हो जाएगा करेक्टली? स्टोरेज क्लास ऑफ द वेरिएबल आपको याद है? जी, स्टोरेज क्लास ऑफ द वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। लास्ट टाइम आपने देखा था स्टोरेज क्लास ऑफ द वेरिएबल। हाँ जी, ये हो ये रहा है यहाँ पे कि ये जो ऐड का वेरिएबल है, लाइफ स्पैन जो है वो ऑटोमेटिक है। इसका लाइफ स्पैन जो है वो ऑटो है, मतलब हर फंक्शन कॉल के ऊपर पुराना वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब भी आप इसको कॉल करते हैं तो प्रीवियस वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हर फंक्शन कॉल के ऊपर आपका ऐड वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ऐड को रिटेन रखना चाह रहे हैं तो इसका लाइफ स्पैन इंक्रीज करें। तो लाइफ स्पैन हम कैसे इंक्रीज करते हैं, इसकी डेक्लेरेशन से पहले स्टैटिक यूज कर लें। ओके, तो स्टैटिक करने से आप इसका लाइफ स्पैन जो है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब इसका लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब ये वेरिएबल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको कॉल करेंगे तो ऐड के फंक्शन के अंदर वैल्यू जो है वो रिटेन रहेगी। ठीक है, अब ज़रा इसकी फंक्शन कॉल जो है इसको समझ लें। स्टैटिक लिखने से क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे आपने इस फंक्शन को जब कॉल किया था F5 के लिए तो नेक्स्ट कॉल में जाने से पहले इसने क्या किया था, ऐड में n जो है इसको ऐड कर दिया था। तो ऐड की वैल्यू 0 थी, तो ऐड यहाँ पे हो गया था 0 + 5, मतलब ऐड के अंदर 5 सेव हो गया था। तो जब आपने इसको कॉल किया F4 के लिए, F4 के लिए आपने इसको कॉल किया तो ऐड की पुरानी वैल्यू अब सेव्ड है। पुरानी वैल्यू इसकी क्या थी, 5। तो इस कॉल में आपको ये मिलेगा 5 + 4। ऐड के अंदर आपको क्या मिलेगा, 5 + 4। फिर आपने इसको कॉल किया F3 के लिए, तो चूंकि ऐड की पुरानी वैल्यू उसके अंदर सेव होती जा रही है तो दैट विल बिकम 9 + 3। ओके, और अगली दफ़ा आपने इसको कॉल किया 2 के लिए, तो ऐड की पुरानी वैल्यू उसमें सेव है, दैट विल बिकम 12 + 2। ये वाली स्टेटमेंट इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और फिर आपने इसको कॉल किया F1 के लिए, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 14 + 1।
ओके, और फिर आपने इसको कॉल किया F0 के लिए। तो जब ये 0 के लिए कॉल होगा तो इसका बेस केस आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा एडिशन इज, और उसके बाद ये ऐड की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, और अब ऐड की वैल्यू ये यहाँ पे आपको 15 डिस्प्ले करेगा। तो पहले जो वैल्यू ऑटोमेटिक वेरिएबल होने की वजह से हर फंक्शन कॉल में ऐड का पुरानी वैल्यू डिलीट हो जाती थी, अब चूंकि वो स्टैटिक बन गया है तो हर फंक्शन कॉल के अंदर उसकी पुरानी वैल्यू उसके अंदर सेव रहेगी, और वो उसके साथ जो है वो अपनी वर्किंग जो है उसको परफॉर्म करता रहेगा। ओके, कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है इस डिस्कशन में तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी को ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आया तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ जी, एक और एग्जांपल देख लें। मैं जो सिंपल एग्जांपल्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, यही एग्जांपल्स आपके सिलेबस का हिस्सा होंगे और यही हम कल लैब के अंदर कर रहे होंगे। तो ज़रा ये फैक्टोरियल भी देख लें। फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन होती है वो नेचुरली रिकर्सिव होती है। तो किसी भी नंबर का, n नंबर का अगर आपने फैक्टोरियल लेना है तो n विल बी मल्टीप्लाइड विद n-1, फिर n-2 के साथ और फिर 1 के साथ जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी डेफिनेशन को आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो फैक्टोरियल के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब आपने इसको आइट्रेशन से किया था तो आपने फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 किया था और काउंटर लेके काउंटर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 किया था, और फैक्टोरियल को आपने फैक्टोरियल काउंटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये एक्चुअली ये स्टेटमेंट इसके इक्वल होती है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद काउंटर। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट इसको कहा जाता है, ये इस स्टेटमेंट का ऑल्टरनेट होती है। ये जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, तो दिस इज़ एन आइट्रेटिव वे ऑफ कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल। तो अगर आप फैक्टोरियल को रिकर्सिव वे में करना चाह रहे हैं तो ये आपको इसका रिकर्सिव कोड नज़र आएगा। ज़रा इसको गौर से समझ लीजिएगा। आप क्या कर रहे हैं कि अगर नंबर जो है वो लेस दैन इक्वल टू 1 के है, ओके, तो आपने रिटर्न कर देना है 1, और इसको हम कह रहे हैं बेस केसेस। और बेस केसेस यहाँ पे दो हैं। 0 वैल्यू अगर होगी तो फिर भी आप आंसर 1 करेंगे, 0 फैक्टोरियल 1 आंसर करेंगे, और 1 फैक्टोरियल का आंसर भी आप 1 करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने रिटर्न करना है नंबर को मल्टीप्लाइड विद फैक्टोरियल नंबर -1। तो ये जो एग्जैक्टली फैक्टोरियल की डेफिनेशन थी वो अब आपको यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन की फॉर्म में लिखी नज़र आ रही है कि आपने n को n-1 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, n को आपने n-1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो सो ऑन, ये एक्टिविटी उसी तरीके से चलती रहेगी। पहले आप इसको कॉल करेंगे विद, लेट से आप इसको फैक्टोरियल 7 के साथ कॉल करते हैं, तो 7 जो है ये 7 मल्टीप्लाइड विद इसी फंक्शन को वो अब 6 के लिए कॉल कर लेगा। तो फैक्टोरियल 6 के लिए कॉल कर लेगा ये अपने आप को, और इसी तरीके से ये आगे की तरफ जो है वो मूव करता रहेगा। ये फंक्शन जो है ये इसी तरीके से आगे की तरफ मूव करता रहेगा। तो कल की लैब के अंदर इंशाल्लाह, सॉरी जो आपकी वेंसडे वाली लैब होगी, कल है आई थिंक, तो कल की लैब के अंदर हम इसको थोड़ा सा जो है वो फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा फैक्टोरियल को। यहाँ पे आपको इसका बिहेवियर जो है इस स्लाइड से भी नज़र आ रहा है। लेट्स से अगर आप 5 फैक्टोरियल कॉल करते हैं तो इट विल बिकम 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल जो है इट विल बिकम 4 टाइम्स 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल विल बिकम 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल विल बिकम 2 टाइम्स 1 फैक्टोरियल। ओके, तो इस सिचुएशन के अंदर
आप गौर करिएगा कि ये बेस केस आ जाएगा 1 के साथ, तो जब 1 बेस केस आ जाएगा तो इट विल रिटर्न 1। तो चूंकि वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो रही है तो ये इसको क्या रिटर्न करेगा 1। तो जब 1 इसको रिटर्न करेगा तो 2 टाइम्स 1 का आंसर आता है 2, तो ये प्रीवियस फंक्शन को रिटर्न करेगा इसके अगेंस्ट 2। तो 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, तो इसका आंसर जो है वो 6 रिटर्न होगा। तो 6 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 24, तो इसका आंसर जो है वो 24 आएगा। और 24 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ एक्चुअली लेट मी सी दैट इज़ 120। तो एंड पे आपको 120 जो है वो रिटर्न वैल्यू के तौर पे नज़र आ जाएगा कंसोल के ऊपर। तो हर फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये आपको यहाँ से भी ये 1 रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा, फिर इस तरीके से इस तरह वैल्यू रिटर्न होगी, और ये वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे उसी तरीके से रिटर्न होती जा रही हैं। ओके, तो एक और एग्जांपल ज़रा देख लें। फिबोनाची सीरीज़ भी बड़ी नेचुरली रिकर्सिव है, आप इसको रिकरियन के साथ बड़ा डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, इसका जो रिकर्सिव सोल्यूशन है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है टाइम्स, लेकिन आप इसको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकरियन के साथ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा रिकर्सिव फंक्शन है फिबोनाची सीरीज़ का कि अगर नंबर 0 या 1 है तो आपने नंबर जो है वही रिटर्न कर देना है। एल्स के केस में, दिस इज़ द बेस केस, एल्स के केस में आपने फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेना है विद नंबर -1, और इसको आपने प्लस कर देना है विद फिबोनाची नंबर -2। तो आप जानते हैं फिबोनाची नंबर्स में प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करके हम थर्ड नंबर जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ओके, तो ये वही सेम डेफिनेशन आपको यहाँ पे रिकरियन की फॉर्म में जो है वो लिखी नज़र आ रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। ज़रा इसको दोबारा से देख लीजिएगा जाके इस लेक्चर को, क्योंकि कल की जो आपकी लैब है वो काफ़ी हद तक इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो क्विकली पूछ सकता है जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग।